Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 7 फरवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन देखने से होगा क्या, हम जो भी न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे उसका आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में उसको किस टाइप से पूछा जा सकता है. तो आज का जो क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना है, और आपको नहीं भी आता है तो हम एक आर्टिकल कवर करेंगे जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ पाएगा, और आपको उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसका आंसर. क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, what is the implication? A license is required to cultivate that plant. B, such a plant cannot be cultivated under any circumstances. C, it is a genetically modified crop plant. या फिर D, such a plant is invasive and harmful to the ecosystem. क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है कमेंट बॉक्स में. अब एक क्योर देखेंगे सो दैट आपको मीन्स आंसर राइटिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए. क्योर क्या है? एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड और जियो पॉलिटिकल टेंशंस with negative repercussions for global growth and risk appetite could affect economics that are highly dependent on foreign demand or external financing. किसकी क्योट है ये? गीता गोपीनाथ जी की. आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. ये जीएस पेपर 3 में, एसए में, एथिक्स में हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास नया है, इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है. राजस्थान की जो ओपन प्रिजन मॉडल थी वो काफ़ी हेल्पफुल लग रही है इनमेट्स की लाइव्स को ट्रांसफ़र करने में. मतलब क्या था, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ओपन प्रिजन मॉडल अडॉप्ट किया था जिसमें कि जो कन्विक्ट्स हैं उनको कम्युनिटी लैंड में स्टे करने के लिए अलाउ किया जाएगा, जहां ज़्यादा हाई वॉल्स नहीं रखी जाएंगी या फिर स्ट्रिक्ट सर्विलियंस जिसे कहें वो नहीं होगा. और एक रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की गई थी कि एक रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हम अपने लॉ में लाएं और जो इनमेट्स हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर पाएं. तो इसका काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल ये साबित हुआ है राजस्थान में. जो प्रिजनर्स अपनी 1/3 सेंटेंस को सर्व कर चुके हैं, मतलब अगर किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो जिसकी सज़ा 3.5 साल के आसपास हो चुकी है वो ओपन जेल में शिफ्ट किए जा सकते हैं. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था अकॉर्डिंग टू द राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप रूल्स ऑफ 1972. और जिन इनमेट्स का सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल्स की जिन इनमेट्स का गुड रिकॉर्ड रहा है या फिर गुड कंडक्ट रहा है रेगुलर बेसिस पे, उनको ओपन प्रिजन्स में भेजा जा सकता है जहां वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं और अपना लिवलीहुड कमा सकते हैं. इससे क्या होगा, ओपन प्रिजन रखने से ये जो प्रिजनर्स हैं ये सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो पाएंगे, और ये इसकी वजह से क्या होगा, ये एनवायरनमेंट के साथ अपना एक फंक्शनल सोशल एनवायरनमेंट में ये रह पाएंगे. मतलब एनवायरनमेंट से कट ऑफ नहीं होंगे, सोशल एनवायरनमेंट से अपनी फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ ये लोग जुड़े रहेंगे. यहाँ प्रिजनर्स को लिबर्टी दी जाती है और उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है. तो इसलिए ओपन प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. थोड़ा सा और देख लेते हैं. ओपन प्रिजन होती क्या है? ओपन प्रिजन कंट्रोल्ड जेल की कंपैरिजन में काफ़ी कम स्ट्रिंजेंट रूल्स वाली प्रिजन्स होती हैं, जहाँ रूल्स को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लिया जाता है. जैसे काफ़ी नाम से हम समझ सकते हैं, मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन ओपन प्रिजन को कह सकते हैं, ओपन एयर कैंप इसे कह सकते हैं, या फिर प्रिजन विदाउट बार्स भी कह सकते हैं. इसका फंडामेंटल रूल क्या है कि जेल में मिनिमम सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो भी इनमेट्स हैं उनके सेल्फ डिसिप्लिन पे ओपन जेल्स फंक्शन करती है. यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जिसे नेल्सन मंडेला रूल्स कहा जाता है पॉपुलरली, उसमें क्या कहा गया है, ओपन प्रिजन के लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि ऐसी प्रिजन्स जो कि कोई फिजिकल सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करवाएं भागने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा जो उनका रिलाय हो वो सेल्फ डिसिप्लिन पे हो इनमेट्स की. मतलब उन्हें ऐसी कंडीशंस आप प्रोवाइड करवाएंगे कि कुछ सेलेक्टेड प्रिजनर्स अपना रिहेबिलिटेशन कर पाएं.
ओपन प्रिजन्स की बात करें तो ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म, जिसे 1980 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसने गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया था कि उन्हें ओपन प्रिजन्स हर स्टेट और यूटी में सेटअप करने चाहिए, जैसे कि राजस्थान के संगनेर ओपन कैंप में की गई हैं। उसने ये भी रेकमेंड किया था कि ऐसे लाइफ कन्विक्ट्स जिनका अच्छा बिहेवियर देखा जा रहा है, उन्हें सेमी ओपन या फिर ओपन प्रिजन्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए। जेल रिफॉर्म्स पे क्या क्या रेकमेंडेशंस दी है, सबसे पहले देखेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 268 रिपोर्ट में क्या कहा था, क्या रेकमेंडेशन दी थी। इस कमीशन ने ये रेकमेंडेशन दी थी कि ऐसे लोग जिन्हें अप टू 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली हुई है, उन्हें अपनी 1/3 जब वो अपनी सेंटेंस को सर्व कर लें उस पीरियड के बाद उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। और ऐसे पर्सन्स जिन्हें अपने ऑफेंसेस के लिए इससे ज़्यादा टर्म की सज़ा मिली है, उनका हाफ पीरियड जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि पुलिस को नीडलेस अरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को भी रिमांड ऑर्डर्स कम से कम देने चाहिए। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी के क्या रेकमेंडेशंस थे, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको हेड किया था फॉर्मर एपेक्स कोर्ट जज अमिताभ रॉय ने। तो उन्होंने भी जेल रिफॉर्म्स के मैटर में अपना मतलब स्टडी की और रेकमेंडेशंस दिए काफ़ी सारे मैटर्स पे, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे, जिसमें से उन्होंने ओवर क्राउडिंग जो हमारे प्रिजन्स में देखी जाती है उस पर भी कुछ अपने रेकमेंडेशंस दिए। क्या रेकमेंडेशंस थे, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हमें सेटअप करने की ज़रूरत है छोटे ऑफेंसेस के लिए, पिटी ऑफेंसेस के लिए, जिनकी पेंडिंग 5 साल से भी ज़्यादा हमारे देश में चलती आती है, और जो एक्यूज पर्सन पिटी ऑफेंसेस के साथ चार्ज किए गए हैं और जिनको बेल मिल जाती है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी अरेंज करने में एबल नहीं हो पाते, उन्हें एक पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड पे रिलीज कर देना चाहिए। ये इनकी रेकमेंडेशन थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि एक नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स भी लॉन्च किया जाना चाहिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया है, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है। दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक प्ली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ना ही गवर्नमेंट को और ना ही इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जा सकती है कि वो साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाए। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, क्या होते हैं ये। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखेंगे। तो साइमल्टेनियस पोल्स स्टेट्स और लोकसभा में करवाना एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मतलब पहले भी करवाया जा चुका है इन 1952, 57, 62 और 67 में। उसके बाद इस नॉर्म को डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो डिसॉल्व हो गई थी 1968-69 में। तब ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो पैटर्न था वो टूट गया था। और जब ये आइडिया था साइमल्टेनियस पोल का, ये आइडिया जो है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ने 1983 में मूट कर दिया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में 1999 वाली में भी इसको रेफर किया गया दोबारा लाने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में पावर में आई तब भी उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के ऊपर काफ़ी जोर दिया। 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस या फिर साइमल्टेनियस पोल्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई और हमारे इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई, और जो भी आर्टिकल्स साइमल्टेनियस पोल के लिए चेंज किए जाने हैं उसमें कुछ भी माइनर चेंजेस है उनको करने की बात की गई। इसमें ये एग्जामाइन किया कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होता है, ये सभी इसने एग्जामाइन किया। लॉ कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को केवल तभी करवाया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट किया जाए। कमीशन ने ये भी अपना ओपिनियन दिया कि इसके लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 50% स्टेट्स को एटलीस्ट इसको रेटिफाई करना होगा। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये होते क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो करंट इलेक्टोरल सिस्टम है हमारी कंट्री का,
उसमें क्या होता है, लोकसभा में अलग इलेक्शंस होते हैं अलग टाइम पे, स्टेट असेंबलीज में अलग होते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। मतलब जो लोअर हाउस होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनका टेन्योर होता है 5 साल का, फिर उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाती हैं। जो स्टेट असेंबली की टर्म है वो लोकसभा के सिंक में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये प्रपोज किया गया कि सभी स्टेट्स और लोकसभा में 5 साल के गैप में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि इंडियन इलेक्शन साइकिल को इस मैनर में रीस्ट्रक्चर किया जाएगा कि सभी स्टेट्स के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन सिंक्रोनाइज कर जाएं। इसका मतलब ये होगा कि वोटर्स जो है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अपने जो वोट हैं वो एक ही दिन पे डालेंगे और एक ही टाइम पे डालेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड हैं इससे, तो साइमल्टेनियस पोल के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना भी ज़रूरी है सो दैट हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में चेंजेस लाए जा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको अमेंड हम करेंगे सो दैट वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जैसे कि आर्टिकल 172 और आर्टिकल 83 क्या कहते हैं, हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूरेशन की बात करता है आर्टिकल 172, और एक 5 ईयर टर्म प्रोवाइड करवाता है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को आर्टिकल 83। मतलब जब तक उनको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 85 जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री सेशन को समन करने की पावर है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा उसमें गैप नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट हाउस को एडजर्न कर सकता है या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर कोई स्टेट अपनी गवर्नेंस चलाने में फेल हो जाती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं कर पाती है, तो उस टाइम उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 356 कहता है। अमेंडमेंट आरपीए में लाने पड़ेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी, सो दैट लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में स्टेबिलिटी लाई जा सके। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में आते हैं और कुछ आते हैं इसके अपोज में। सबसे पहले हम फेवर में देखेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने से फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि मल्टीपल इलेक्शंस की वजह से एक्सचेकर पे काफ़ी भारी कॉस्ट लगती है, टाइम भी ख़राब होता है, लेबर भी लगती है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी लगती है। इसलिए जो भी इलेक्शन करवाने की कंडक्ट करवाने की कॉस्ट है, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल लगाना पड़ता है जब जब इलेक्शंस होते हैं, स्टेट मशीनरी डाइवर्ट हो जाती है इलेक्शंस की तरफ, और भी काफ़ी सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो इलेक्शंस में इन्वॉल्व होती है, उनको बचाया जा सकेगा। और साइमल्टेनियस पोल की वजह से क्या होगा, वोटर टर्नआउट भी ज़्यादा होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा इसका, सिक्योरिटी की फोर्सेस की एंगेजमेंट जो है वो एक ही बार करवानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार इलेक्शंस होते हैं तो बार बार हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। और वरना अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएंगे तो जो आर्म्ड फोर्सेस है या सिक्योरिटी फोर्सेस है वो केवल अपना काम करेगी, जो कि है इंटरनल सिक्योरिटी का, वरना वो इलेक्शंस के काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तीसरा फ़ायदा क्या है, इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक। काफ़ी फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री में कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज खड़े रहते हैं, इसलिए ये सब इश्यूज भी कम हो जाएंगे, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन भी कम हो जाएगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं तो। अगला फ़ायदा क्या होगा, पॉपुलिस्ट मेजर्स पे हम फोकस कर पाएंगे, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते रहते तो गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्शन में लगी रहती है, रादर देन फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स। मतलब वो प्रोग्राम्स पे फोकस करने की बजाय इलेक्शन रैलीज वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देती है। रेगुलर इलेक्शन की वजह से हमारी एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी भी हैम्पर करती है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स इलेक्शन के काम में लगे रहते हैं, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ टीचर्स भी इंक्लूडेड होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उसकी वजह से हमारी एसेंशियल सर्विसेज भी हैम्पर होती हैं। और हमारी डेमोक्रेसी की वैल्यू भी हैम्पर करती है, क्योंकि जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उनके पास कम कैपिटल होती है, कम मनी होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए, वो लार्जर पार्टीज के साथ compete इक्वली नहीं कर पाते हैं।
और इससे इक्विटी और इक्वालिटी हैम्पर होती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या होगा, इलेक्शन एक्सपेंस कम हो जाएगा और छोटे प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स के लिए मोर लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी ड्यूरिंग द कैंपेन टाइम्स। अब ये तो फायदे मैंने आपको बताए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा चिंता का विषय क्या है, जो पार्टीज अपोज करती है साइमल्टेनियस पोलिंग को, वो ये कहती है कि इसके एंटी फेडरल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब लोग एक ही टाइम पे वोट करने जाएंगे तो एक तो ये प्रोसेस उनके लिए नई होगी, ईवीएम भी नया है लोगों के लिए, वीवीपैट भी नई है, तो इसके लिए ज़्यादा मैन पावर की और ज़्यादा एडवांस मशीनरी की हमें ज़रूरत होगी। अपोजिशन पार्टी ये भी कहती है कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का फेडरल नेचर जो है वो भी अफेक्ट होगा इससे। नेशनल इश्यूज और स्टेट इश्यूज क्योंकि डिफरेंट होते हैं नेचर और इम्प्लीमेंटेशन में, इसलिए नेशनल इलेक्शन में जो नेशनल इंटरेस्ट वाले इश्यूज है वो डोमिनेट करते हैं, स्टेट इलेक्शन में लोकल इश्यूज डोमिनेट करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम करवाएंगे तो नेशनल इश्यूज जो हैं वो स्टेट इश्यूज पे भारी पड़ जाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो रेगुलर इलेक्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक ऑब्लिगेशन के अंडर आ जाती है कि उसे जनता की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि 5 साल के लिए तो तुम चूज हो चुके हो, तो वो लोगों की तरफ, लोगों की विल की तरफ इतना ध्यान नहीं देगी। लेकिन अगला इसका एक अगेंस्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना किसी भी डेमोक्रेसी में आसान नहीं है। अगर फिर भी हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा पाते हैं सेंटर और स्टेट्स में, अगर लोकसभा का टेन्योर थोड़ा छोटा करके या फिर स्टेट असेंबली का टेन्योर थोड़ा छोटा करके, तो भी ऐसी सिचुएशन को लंबे समय तक मेंटेन करना आसान नहीं होगा। और जैसे ही गवर्नमेंट असेंबली में अपना कॉन्फिडेंस खत्म करेगी, मतलब अगर बीच में कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, फिर से ये सिस्टम जो है वो डिसएरे हो जाएगा और इसकी वजह से डेमोक्रेटिक विल भी हैम्पर करेगी। अभी प्रेजेंट सिस्टम जो है वो हमारे फोर फादर्स के द्वारा हमारे लिए चूज किया गया है, जिससे रेगुलर इलेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, जिससे कि लोग अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकें। और अगर हम इस इलेक्शन सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों की जो पावर है अपनी डेमोक्रेटिक विल को एक्सप्रेस करने की, उसको हम टेम्पर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने से पहले देखो यहाँ एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर है श्री वीरभद्रा स्वामी टेम्पल की, जो कि लिपाक्षी में है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरेंजमेंट सेटअप किए हैं, क्योंकि जो G20 डेलीगेट्स हैं जो भी आए हुए हैं G20 मीटिंग के लिए, वो यहाँ विजिट के लिए आएंगे, तो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मतलब कहें कि डेकोरेट किया गया है। तो हम इस टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, श्री वीरभद्रा स्वामी टेम्पल, जिसको लिपाक्षी टेम्पल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है वीरभद्रा स्वामी टेम्पल, जिसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है 2022 में, क्योंकि इसमें विजयनगर का जो आर्किटेक्चर था वो उसकी ग्लोरी सामने आती है। अब लिपाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और इसको विजयनगर एम्पायर के एरा में बिल्ड किया गया था। ये अपनी 3 श्राइन्स के लिए फेमस है, जिन्हें लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड वीरभद्रा को डेडिकेट किया गया है। वीरभद्रा टेम्पल 2 भाइयों ने बनवाया था, वीराना और वीरूपन्ना। ये टेम्पल विजयनगर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनवाया गया है और इसके जो अंदर की दीवारें हैं उस पर काफ़ी ब्यूटीफुल स्कल्पचर देखने को मिलता है। ये एक हिल पे सिचुएटेड है जिसका नाम है कुर्मा साइलाइम, जिसकी शेप जो है वो टॉर्टाइज शेप्ड है और उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। इसमें एक ह्यूज नंदी बुल भी है, जिसको सिंगल ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है। लिपाक्षी में काफ़ी सारे मुराल्स भी हैं विजयनगर एरा के, और एक स्नेक का फेमस स्कल्पचर भी है नागलिंगा का। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है ये माना जाता है कि उसको अगस्त्य सेज के टाइम पे बिल्ड किया गया था और उसका स्कंद पुराण में भी मेंशन पाया जाता है। जो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये माना जाता है कि वीरूपन्ना ने इसको रीबिल्ड किया था
और इसका जो भाई था वीरन्ना, उसके साथ मिलके, मतलब इन दोनों भाइयों ने इसको रीबिल्ड करवाया था अंडर रूलर अच्युत देव राय। जो मेन श्राइन है वो 70 पिलर्ड नृत्य मंडप है। इसकी अंदर जो कार्विंग्स की गई है वो काफ़ी डिटेल्ड और ब्यूटीफुल कार्विंग है, जिसमें गॉड्स और आर्टिस्ट को डिपिक्ट किया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांसर्स को दिखाया गया है वेरियस पोजेस में और काफ़ी सारी मुद्राओं में। जो हाई सीलिंग है उसको फ्रेस्को पेंटिंग्स की पैनल से फिल किया गया है। अब इसका रामायण के साथ क्या लिंक है वो देख लेते हैं। इस प्लेस का नाम जो है वो खुद रामायण से लिंक है। लिगेंड्स का कहना है कि जटायु जो है वो इसी जगह आकर गिरे थे जब रावण ने उनके पंख काट दिए थे, जब वो सीता के एब्डक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, अपहरण को। तो उस टाइम जटायु के विंग जब रावण ने काटे थे तो वो यहीं आकर गिरे थे। राम ने जब सीता की खोज मतलब राम जी कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने बर्ड को यहीं उठाया था। यहीं उस इंजर्ड बर्ड ने अपनी पूरी नरेशन राम जी को सुनाई थी और राम जी ने उसको दोबारा उठाया था। उन्होंने कहा ले पक्षी, जिसका मतलब है राइस बर्ड इन तेलुगु। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए केरला में अभी ये डिसाइड करने की बात की जा रही है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाई जाएगी। तो उसके ऊपर अभी बात नहीं हुई है, ऐसा केरला के मिनिस्टर ने कहा है। कि ये बात की जा रही थी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया जाएगा सो दैट ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट में बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये आर्टिकल मैं आपको बता दूं, हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं कि वाइल्ड एलिफेंट्स का जो एक तरह से प्रकोप है वो केरला में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ये लोग खेतों को ख़राब कर रहे हैं, खेतों को उजाड़ रहे हैं, लोगों को भी काफ़ी हार्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक्ट अमेंड करने की बात आई है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है सो दैट वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट को मैनेज किया जा सके, वाइल्ड एनिमल प्लांट्स और प्रोडक्ट्स जो उनसे बनते हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। इस एक्ट में शेड्यूल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स उनमें लिस्ट किए गए हैं सो दैट किस एनिमल और प्लांट को कितना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो सब इसमें बताया गया है और उसको मॉनिटर करेगी हमारी गवर्नमेंट। राज्यसभा ने अभी 2022 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लाया था जिसमें इंडिया की जो ऑब्लिगेशंस थी साइट्स के अंदर उनको इफेक्ट देने की बात की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस बिल को लाने का, एंडेंजर्ड स्पीसीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कोई करता हुआ पाया जाता है उसके लिए पनिशमेंट को हमें बढ़ाना है, प्रोटेक्टेड एरियाज का बेटर मैनेजमेंट हमें करना होगा। इसमें बेटर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कि कुछ सर्टेन परमिटेड एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कि ग्रेजिंग या फिर लाइव स्टॉक की मूवमेंट उनको अलाउ कर दिया जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर हाउस होल्ड वाटर यूज़ करने की परमिशन लोकल कम्युनिटीज़ को दे दी जाएगी। फॉरेस्ट लैंड का प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया ये अमेंडमेंट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी में जो वहाँ फॉरेस्ट लैंड में लोग रहते हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की भी बात की गई जो काफ़ी जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या थे, इस अमेंडमेंट ने एक नया शेड्यूल प्रपोज किया उस स्पीसीज़ के लिए एक साइट्स के अंडर अपेंडिक्स में लाया जाना चाहिए। सेक्शन 6 जो था उसको अमेंड करने की बात की कि स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, वो इतनी पावर और ड्यूटी रखेगी जो उसे स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देगा। सेक्शन 43 को अमेंड किया गया जिसमें एलिफेंट्स का परमिटेड यूज़ अलाउ किया गया फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इनेबल किया या फिर ये पावर दी कि वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सके। सेक्शन 49E के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साइंटिफिक अथॉरिटी अपॉइंट करने की भी पावर दी गई जो कि इन किसी भी स्पीशीज़ का उनके ट्रेड करने का उनके सर्वाइवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये बता सके, उन मैटर्स पे अपनी
गाइडेंस प्रोवाइड करवा सके। इस बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर दी गई कि इन्वेजिव प्लांट या फिर एनिमल एलियन स्पीशीज जो हैं उनका इंपोर्ट रोक सके, उनका ट्रेड और पोजेशन बंद कर सके। इस बिल में पेनल्टीज को एनहांस करने की भी बात की गई। जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए पाया जाएगा उसके लिए पेनल्टीज बढ़ा दी जाएंगी। जनरल वायलेशंस के लिए मैक्सिमम फाइन पहले 25,000 होता था, इस बिल से 1 लाख उसको कर दिया गया। और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के केस में मिनिमम फाइन 10,000 रुपीज़ था, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। कंसर्न्स क्या थे इस बिल के साथ? जो ये फ्रेज यूज किया गया एनी अदर पर्पस, ये बहुत वाग है और इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि कोई भी एलिफेंट का कमर्शियल ट्रेड इजीली कर पाएगा। मतलब एलिफेंट से कमर्शियल ट्रेड को ये जो फ्रेज है ये एनकरेज कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इको सेंसिटिव जोन, इनके ऊपर बात ही नहीं की गई है। और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई थी उस स्पीशीज में, उस लिस्ट में 3 शेड्यूल्स में स्पीशीज को लिस्ट किया गया था, वो भी इनकम्प्लीट है। साइंटिस्ट, बोटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी कम है हमारे नंबर में और उनको ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है सो दैट हम जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की उन सभी को लिस्ट कर पाएँ। साइट्स क्या है? साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप वॉलंटरी काम करने के लिए आती हैं। साइट्स को ड्राफ्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 1963 में IUCN में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। साइट्स फोर्स में आया था जुलाई 1975 में। इसका सेक्रेटेरिएट UNEP के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया ने साइट्स को साइन किया हुआ है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 वाला, उसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है उसको स्टेट लिस्ट से हमें कंकरेंट लिस्ट में डालना है। वो कर दिया गया चेंज। मतलब अभी फिलहाल फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। आर्टिकल 51AG क्या कहता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों आ जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करे और उसको इम्प्रूव करे। आर्टिकल 48A क्या कहता है DPSP का कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करे और इम्प्रूव भी करे और हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करे। आई होप आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे पास एनिमल से रिलेटेड है। इसमें क्या है, लियोपर्ड्स पाए गए कोट्टियूर केरला में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। तो लियोपर्ड्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप से स्पीशीज़ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए हम लियोपर्ड के बारे में पढ़ेंगे। लियोपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस, इसके बारे में देखेंगे तो बिग कैट्स की कैटेगरी में ये सबसे छोटे होते हैं। बिग कैट की कैटेगरी कौन कौन सी? जैसे कि टाइगर, लॉयन, जगुआर, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, इनमें लियोपर्ड सबसे छोटा होता है और इसकी एक खास एबिलिटी होती है कि वेरियस टाइप के हैबिटेट्स में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। ये एक नॉकटर्नल एनिमल होता है, मतलब दिन में सोता है और रात में जागता है और इसीलिए रात में ही हंटिंग करता है। ये हार्बीवर स्पीशीज़ की स्मॉलर स्पीशीज़ पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, जैसे कि चीतल, होग डियर और वाइल्ड बोर। मेलानिज्म जो है एक कॉमन ऑकरेंस है जो लियोपर्ड्स में देखा जाता है, जहां इसकी पूरी की पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है। इसके धब्बे जो होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो भी ब्लैक हो जाते हैं और इनकी पूरी स्किन भी ब्लैक हो जाती है। उस ऑकरेंस को कहा जाता है मेलानिज्म। और एक मेलानिस्टिक लियोपर्ड को कई बार ब्लैक पैंथर समझ लिया जाता है या जगुआर समझ लिया जाता है और ये माना जाता है कि ये कोई डिफरेंट स्पीशीज़ है। हैबिटेट की बात करें तो ये मेनली सब सहारन अफ्रीका और कुछ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी देखे जाते हैं। इंडियन लियोपर्ड है एक ऐसा लियोपर्ड है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 की एक रिपोर्ट थी स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया था। उसने ये कहा था कि 2014 के कंपैरिजन में लियोपर्ड्स की पॉपुलेशन 60% इंक्रीज हो चुकी है। 2014 में
ये माना जा रहा था कि लियोपर्ड्स की पॉपुलेशन अराउंड 8,000 थी, जो अब बढ़कर 12,852 हो चुकी थी 2018 में। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ लियोपर्ड्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लियोपर्ड्स मिलेंगे मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। थ्रेट्स इनके लिए क्या क्या हैं? सबसे पहले इनकी स्किन के लिए और इनके बॉडी पार्ट्स के लिए इनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, इनकी पोचिंग की जाती है। हैबिटेट लॉस इनका होता जा रहा है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू इनके सामने आता है। और तीसरा बड़ा इशू क्या है? ह्यूमन लियोपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। कंजर्वेशन स्टेटस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि जो ST कमीशन है वो अपने अप्रूव्ड स्ट्रेंथ से 50% से भी कम के साथ फंक्शनिंग कर रहा है। मतलब जितने मेंबर्स उसमें होने चाहिए उसमें 50% से भी कम मेंबर्स के साथ वो काम कर रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1931 का जो सेंसस था उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड ट्राइब्स की टर्म दी गई थी। ऐसी ट्राइब जो कि एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, उसमें पहली बार इन बैकवर्ड ट्राइब्स को प्रोविंशियल असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया कि शेड्यूल ट्राइब किसे कहा जाएगा, कैसे रिकॉग्नाइज इनको किया जाएगा। इसलिए जो 1931 के सेंसस वाली जो डेफिनेशन थी, कुछ सालों तक हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी उसी को यूज़ किया जा रहा था। आर्टिकल 366(25) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता था? केवल और केवल वो प्रोसेस प्रोवाइड करवाता था शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करवाने की। शेड्यूल्ड ट्राइब वो ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज़ होगी या उन ग्रुप का पार्ट होगा उन ट्राइब्स का, जिसको आर्टिकल 342 के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब मानता है। तो आर्टिकल 342 देख लेते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 342(1) ये कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन से किसी भी ट्राइब को, ट्राइबल कम्युनिटी को, किसी ट्राइब के ग्रुप को या उस ग्रुप के भी पार्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे डिक्लेयर कर सकता है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर। और ऐसी 700 ट्राइब्स को नोटिफाई किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ ओडिशा में देखी जाती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी में कोई भी ट्राइब आइडेंटिफाई नहीं की गई है। कुछ कमिटीज़ हैं जो इससे रिलेटेड हैं। क्या क्या हैं कमिटीज़? लोकुर कमेटी 1965 में फॉर्म की गई थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्राइटेरिया को देखने के लिए। कमिटी ने रेकमेंड किए थे 5 क्राइटेरिया इनके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या क्या थे वो? प्रिमिटिव ट्रेट, डिस्टिंक्ट कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। ये 5 क्राइटेरिया लोकुर कम्युनिटी ने दिए थे। फिर आया भूरिया कमीशन 2002 से 2004 में, जिसने काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया। 5th शेड्यूल के ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट के ऊपर फोकस किया, हेल्थ और एजुकेशन पे, पंचायत की वर्किंग पे और ट्राइबल वीमेन के स्टेटस पे। फिर 2013 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर विर्जीनियस ज़ाज़ा, जिसको 5 क्रिटिकल इश्यूज़ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के स्टडी करने के लिए बनाया गया था। कौन कौन से इश्यूज़ थे? लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। 5th था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे NC/ST के बारे में। NC/ST इफेक्ट में आया था 19 फरवरी 2004 को, जब आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338A थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी NC/ST हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आर्टिकल 338A NC/ST को ये पावर देता है कि वो STs के वेरियस सेफगार्ड जो भी प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा,
उन सभी को इम्प्लीमेंट करेगी, उनकी वर्किंग को मॉनिटर करेगी और टाइम टू टाइम उनको इवेलुएट करेगी। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। एटलीस्ट 1 मेंबर विमेन होनी चाहिए। जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे। मेंबर्स को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता 2 टर्म से ज़्यादा, मतलब एक बार किसी को अपॉइंट किया फिर दोबारा उसको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। जो चेयरपर्सन है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होंगे, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक के होंगे और जो अदर मेंबर्स होंगे वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी की रैंक के होंगे। ड्यूटीज़ और फंक्शंस की बात करें तो इनका काम ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी लॉ के अंडर एसटीज के सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उन सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना, और कोई भी कंप्लेंट अगर इनके पास आती है जहां एसटीज के राइट्स का डेप्रीवेशन हुआ है तो उस मैटर में इंक्वायरी करना भी इनका काम है। कोई भी एसटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट ये करेंगे और उस पर अपनी एडवाइस देंगे, और जो भी इनकी डेवलपमेंट है उस प्रोग्रेस को ये इवेलुएट करेंगे। ये प्रेसिडेंट के पास अपनी रिपोर्ट टाइम टू टाइम सबमिट करेंगे, एनुअली तो इन्हें करनी ही है, और बाकी बीच में अगर कमीशन चाहे तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट कर सकता है। इन रिपोर्ट्स में रेकमेंडेशंस दी जाएंगी कि यूनियन और स्टेट्स को इन सेफगार्ड्स को जो इनके बेटर प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, बेटर वे से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा सकता है। और ये अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट ध्यान में रखेंगे, इस ट्राइब की एडवांसमेंट का ध्यान में रखेंगे, और प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम कोई भी रूल बना के इनके लिए मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो भी रूल बनाया जाएगा उसको शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए फंक्शन में ला सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि मनरेगा के वर्क में इश्यूज आ रहे हैं, इनकी जो डिमांड है इनकी पेमेंट नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, और इस बार के बजट में भी 0.2% ऑफ जीडीपी से भी कम मनरेगा के लिए अलॉट किया गया है। तो मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, और मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मनरेगा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आ रहे हैं, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं सब कुछ उसमें कवर कर दूंगी। अभी के लिए मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा क्या है? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड में, जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का कि हर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर को जो कि विलिंगली पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है उसको 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोवाइड करवाना। 2022-23 में 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स काम कर रहे थे अंडर द मनरेगा। ये लीगल राइट टू वर्क जो हमारा है उसके लिए बनाया गया। पहली जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स थी उनका वो एड्रेस करती थी कोजिस पे थ्रू अ राइट मनरेगा जो है वो क्रोनिक पॉवर्टी के कोजिस को एड्रेस करती है और एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम करती है। इस जो स्कीम है इसके 1/3 बेनिफिशरीज वीमेन होनी चाहिए। जो वेजेस हैं वो पे की जाएंगी स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग, जो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए स्पेसिफाई की गई हैं अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है क्योंकि इसमें अगर कोई भी रूरल अडल्ट काम मांगता है तो उसे 15 दिन के अंदर काम प्रोवाइड करवाना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर स्टेट ऐसा करने में फेल हो जाती है तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेट को उसको देना पड़ेगा। ये डिमांड ड्राइवन स्कीम जो है वो वर्कर्स का सेल्फ सिलेक्शन भी प्रमोट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इसमें है क्योंकि इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल देखा जाता है इस काम को प्लान और इम्प्लीमेंट करने में, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन पे भी जोर देता है। ये जो मनरेगा एक्ट है ये ग्राम सभा को वर्क
करने की रेकमेंडेशन देता है जिन्हें करना चाहिए, और एटलीस्ट 50% जो काम है वो मनरेगा के द्वारा होना चाहिए। इश्यूज़ क्या क्या आते हैं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पे? सबसे बड़ा इशू क्या है? फंड डिस्पर्सल का डिले और उनकी इनसफिशिएंसी। काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 15 दिन के अंदर, जो मैंडेट किया गया है मनरेगा में कि 15 दिन के अंदर वेजेस डिस्बर्स करनी है, तो मोस्टली स्टेट इसमें फेल हो जाती हैं। एडिशनली हम बात करें तो जो वर्कर्स हैं उनको इस डिले के लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। इसलिए ये सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम की जगह ये एक राइट बेस्ड प्रोग्राम की जगह एक सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम बनती जा रही है स्कीम, जिसकी वजह से वर्कर्स का इंटरेस्ट इसमें कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और काफ़ी सारे एविडेंस ऐसे आए गए हैं जिसमें कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से वेज पेमेंट में डिले देखी गई है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इसमें देखा गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो डिले में है वो कास्ट की वजह से हो रहा है। मतलब एससी की बात करें तो एससी की 46% वर्क, एसटीज़ के 37%, उनको अपनी 7 डे पीरियड के अंदर अंदर जो अपनी रिम्यूनरेशन है वो मिल जाती है, लेकिन नॉन एससी एसटी वर्कर्स में केवल ये परसेंटेज 26% है। मतलब जो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनको अपनी जो वेज है वो टाइम पे मिल रही है, लेकिन नॉन एससी एसटी वर्कर्स को नहीं मिल रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन का, कि जो पुअरर स्टेट्स हैं वहाँ इसका ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। पीआरआई भी इनएफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी कम ऑटोनॉमी इनको दी गई है, इसीलिए इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पाते। अगला इशू क्या है? इनकम्प्लीट वर्क। काफ़ी ज़्यादा काम में डिले होता है मनरेगा के अंडर, इसलिए प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन भी इरेगुलर रहता है। क्वालिटी भी काफ़ी इशू में रहती है, मतलब क्वालिटी भी काम की अच्छी नहीं होती, और एसेट क्रिएशन भी मनरेगा के अंडर अच्छे से नहीं हो पाता है। जॉब कार्ड्स का फैब्रिकेशन, काफ़ी ज़्यादा फेक जॉब कार्ड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये इशू है। काफ़ी फिक्टिशियस नेम को इंक्लूड किया गया है, मिसिंग एंट्रीज हैं, जॉब कार्ड्स में डिले है बनने में। तो ये सब इश्यूज मनरेगा से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको मैं किसी एक अलग से वीडियो में भी कवर करूंगी जो मनरेगा के आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब जो हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो 6 शेड्यूल में जिस भी स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को प्लेस किया जाता है उसको कल्टीवेट करने के लिए हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको समझ आया है। आज ही हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग रोज़ कवर करते हैं। ऐसी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए, वीडियो की नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।